हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉगिन हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जो भी क्लास में जुड़ गए। सभी साथी लास्ट तक क्लास को जरूर देखना दोस्तों। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के अलावा साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले जितनी भी एग्जाम है सभी परीक्षा वाले दोस्तों इंपोर्टेंट सेशन है, इसलिए देखो जितने भी साथी है लास्ट तक सेशन को जरूर देखना और बताना फिर लास्ट में कि कितना क्या आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा, कितने क्या क्वेश्चन दोस्तों आपको आते हैं, ठीक ना। तो अच्छा सेशन होने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, साथ में शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो देखो शुरू करते हैं सेशन दोस्तों। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है। राजस्थान का एकमात्र डेयरी और फूड साइंस दूध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। अब ध्यान से पढ़ना, कई सारे यहाँ पे ना गलती भी करेंगे मुझे पता है, और दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र डेयरी और फूड साइंस महाविद्यालय कहाँ पर है। अब देखना दोस्तों, अब है ना यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ए नहीं होगा। क्योंकि बीकानेर में क्या है, आपने बीकानेर में दोस्तों ये पढ़ा है। बीकानेर दोस्तों क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीकानेर में है पशु चिकित्सा। बीकानेर में क्या है दोस्तों, पशु चिकित्सा एंड पशु विज्ञान महाविद्यालय, ठीक ना दोस्तों। महाविद्यालय ये कहां पर है, तो कहोगे सर ये बीकानेर में है। अच्छा फिर उदयपुर में दोस्तों डेयरी और फूड साइंस महाविद्यालय, ठीक ना। डेयरी और फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राजस्थान में प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना कहां पर की गई है, चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये हम पे। और देखो कई सारे स्टूडेंट्स मुझे वो कह रहे थे कि सर बीएसटीसी के लिए क्लासेस, तो दोस्तों ये क्लास बीएसटीसी वाले भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे आंसर है अपना, प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई है। तो राजस्थान में पहला गौमूत्र बैंक के बारे में दोस्तों बात करें, या राजस्थान की सबसे बड़ी जो गौशाला है, क्वेश्चन आता है कई बार। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला, राजस्थान की सबसे बड़ी जो गौशाला है वो कहां पर है, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा दोस्तों कहां पर है, कहोगे सर सांचौर में। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। सांचौर में दोस्तों फतमेड़ा, ठीक ना। सांचौर में एक स्थान है फतमेड़ा। फतमेड़ा दोस्तों क्या है, गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई है। दोनों क्वेश्चन ही दोस्त ध्यान रखना है। फतमेड़ा में गौमूत्र बैंक की स्थापना, सबसे बड़ी गौशाला रानीवाड़ा जो कि सांचौर में। सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। और अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिला युग्म से डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब देखो डांग क्षेत्र से वैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में, 8 जिलों में दोस्तों। 8 जिलों की कितनी पंचायतों में, 8 जिलों की 26 पंचायतों में ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस कार्यक्रम की दोस्तों बात करें तो ये जो कार्यक्रम है ये इसका दोस्तों वापस से पुनः प्रारंभ होता है। पुनः दोस्तों ये कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है, बात करें 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। और ये करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और बारां जिले में। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बताइए कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है दोस्तों, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। कौन सी पर्वत चोटी जो कि उत्तरी अरावली में नहीं है। अब दोस्तों अरावली के बारे में बात करें, अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली है ना। अब यहाँ पे उत्तरी अरावली की चोटियां कौन कौन सी है आपको पता दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। रघुनाथ जी, रघुनाथगढ़ दोस्तों, नहीं ना, रघुनाथ जी नहीं, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की दोस्तों ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर दोस्तों। कहां पर है ये, सीकर में है दोस्तों। यहाँ पे रघुनाथगढ़ लिखा हुआ है। इसके अलावा बिलाली दोस्तों, ये बिलाली है ना, बिलाली कहां पर है, कहोगे सर अलवर में है। कितनी ऊंचाई है, 775, ठीक ना, 775 मीटर दोस्तों। अच्छा यहाँ पे बरवाड़ा दोस्तों, बरवाड़ा जयपुर में, बरवाड़ा जयपुर में दोस्तों। और याद रखना 786 दोस्तों याद हो जाएगा ये तो दोस्तों। 786 नंबर शुभ माने जाते हैं ना इधर, तो 786 दोस्तों बरवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी देखो सज्जनगढ़ चोटी। हाँ दोस्तों सज्जनगढ़ तो ये तो अपने उदयपुर में है। बिल्कुल कहोगे कि सर उदयपुर मतलब दक्षिणी अरावली है ना, दक्षिणी
अरावली की चोटी है उदयपुर वाली। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, कोई बता सकता है आप में से? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, सजन उदयपुर की दोस्तों, अच्छा लिख लें दोस्तों 938 मीटर, ठीक ना, 938 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो ये था अपना शानदार क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे अगला बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताओ क्वेश्चन देखो, और कई बार दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पे अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है, अरावली की चौड़ाई। वैसे दोस्तों अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ये क्वेश्चन तो अलग है। वैसे एक क्वेश्चन आता है अरावली का विस्तार, अरावली का जो विस्तार है वो किधर से किधर है। अरावली का दोस्तों, अरावली का जो विस्तार है राजस्थान में है दोस्तों। विस्तार के बारे में बात करें तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ऐसे दोस्तों। लेकिन चौड़ाई दोस्तों ऐसे है ना, चौड़ाई दोस्तों ऐसे आएंगे ना, तो चौड़ाई दोस्तों ऐसे बढ़ती जाती है, नीचे की ओर दोस्तों आते हैं तो चौड़ाई ज्यादा बढ़ती है। मतलब दक्षिणी उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसे समझ लेना, कभी कंफ्यूज होंगे नहीं दोस्तों आप लोग। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले एक बार जो भी क्लास में जुड़े हैं सभी के सभी क्लास को कर दो फटाफट से लाइक। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखो पठार से अगर हम बात करें तो राजस्थान का एक आता है दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? और ये बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा दोस्तों उड़िया, उड़ रहा है दोस्तों ना, ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है उड़िया। बात करें दोस्तों 1360 मीटर ऊंचा है। कहां पर है कहोगे सर? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, माउंट आबू। तो दोस्तों ये भी माउंट आबू में ही है, ठीक ना, ये भी दोस्तों माउंट आबू में ही है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है ना दोस्तों, सारे के सारे दोस्तों आपको पता होगा, झील आए, पठार आए, चोटी आए, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। ओके बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार, बिल्कुल यहाँ पे देखो जिनका भी आंसर आ रहा है आबू का पठार, जो भी यहाँ पे लगा रहे हैं ना, आबू का पठार 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1200 मीटर दोस्तों इसकी क्या है ऊंचाई है। ये भी आबू सिरोही में दोस्तों, ठीक ना, ये भी कहां पर है? सिरोही में है, ये भी सिरोही में है दोस्तों। और सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो दोस्तों वैसे लिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि आता है, फिर भी दोस्तों है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। 1722 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ेंगे हम तो बार बार पढ़ेंगे। देखो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला दोस्तों ये लगता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने में दोस्तों शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की दोस्तों 10वीं को लगता है। और कहाँ पर लगता है? खेजरली जोधपुर में लगता है। ये दोस्तों 12 सितंबर को क्या हुआ था, यहाँ पर आंदोलन हुआ था, खेजरली आंदोलन 12 सितंबर 1730 ईस्वी में हुआ था ना। अरे 12 सितंबर 1730 में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? खेजरली आंदोलन होता है। आपको पता होगा अमृता देवी बिश्नोई साथ में और बहुत सारे लोग जो कि दोस्तों यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है आपके, ओके ध्यान रखना भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित, अच्छा यहाँ पर दोस्तों सम्मिलित करना है, यहाँ पर क्या करना है? सम्मिलित करना है। एक तरफ वन है, एक तरफ यहाँ पर जिले लिखे हुए, तो वनों से तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपको, हर क्वेश्चन दोस्तों पढ़ना है। ओके, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन वन है यहाँ पे। तो सालर वन, ढाक वन, सदाबहार वन और शुष्क सागवान वन। पहले ही देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपको आता है ना वो लगा दो। आपको पता है सदाबहार वन तो सिरोही में और सागवान के वन दोस्तों बांसवाड़ा में, मतलब राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में सागवान के वन, ये तो पता था आपको। अब दोस्तों सालर भी पता होगा कि सालर लर अलवर, लर से अलवर, और ढाक वन दोस्तों चित्तौड़गढ़, क्या होगा? चित्तौड़गढ़ होगा। तो देखो सबसे पहले आएगा 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। ओके 4 3 2 1, जिनका आंसर आ रहा है यहाँ पे सही बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखियो फिर, राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहां पर है? ये बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर दोस्तों, जो बागवानी शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहां पर दोस्तों? वही है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। बस उसको लिखने का तरीका अब की बार अंग्रेजी में लिख दिया। कई सारे बोलेंगे सर अंग्रेजी में मत लाया करो आप, है ना। हाँ दोस्तों देखो जोधपुर और जोधपुर, ये क्या बात हुई दोस्तों। हाँ 2 बार आ गया जोधपुर। चले दोस्तों ये इसको ना जयपुर कर लो, आप इसे जयपुर कर लो, ये लो दोस्तों जयपुर कर दिया मैंने। अब बताओ आंसर क्या होगा। देखो जोधपुर में तो दोस्तों क्या है, जोधपुर में एक है काजरी संस्थान और एक है दोस्तों आपरी संस्थान। आपरी और काजरी संस्थान दोस्तों कहां पर है? ये है जोधपुर में।
यहाँ पर बात दोस्तों, यहाँ पे है हॉर्टिकल्चर बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में। वेरी गुड। देखो बीकानेर, बींचवाल बीकानेर याद आ रहा होगा तो आपको कि हाँ सर अब की बार याद आ गया, बींचवाल बीकानेर की बात हो रही है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी रेतीले मैदान की बात हो रही है। हाँ दोस्तों, शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है, कौन कौन से जिले दोस्तों इसमें आते हैं। हाँ, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले शामिल है, क्या आएगा यहाँ पे आंसर। देखो है ना, क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक देखना। ओके, लास्ट तक क्लास देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, किसी को जाना नहीं है भाई। देखो पहली बात तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। आपको पता होगा राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो कहोगे सर यही है, फर्स्ट सी जिसे कहते हैं, ठीक ना, जिसे फर्स्ट सी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, बाड़मेर और जोधपुर लगा दो, इसी में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सी आएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर भी है इसमें, जैसलमेर दोस्तों, ठीक ना, जैसलमेर भी यहाँ पे लिख लेना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में चावल उत्पादन में महत्व रखता है, कौन सा समूह रखता है, कौन सा समूह चावल का उत्पादन। दोस्तों चावल का जो उत्पादन है ना, चावल की किस्में भी ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, चावल बासमती, माही सुगंधा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माही सुगंधा अभी बहुत बार पेपर में पूछी जा रही थी, माही सुगंधा और बासमती दोस्तों, बासमती। ओके, यहाँ पे बूंदी आ रहा है ना, बूंदी, बिल्कुल बासमती चावल, बूंदी, बारा और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है, बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, नगरीय और दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय का मतलब क्या हो गया, नगरीय का मतलब दोस्तों हो गया शहरी जनसंख्या। कई बार दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन, और जनसंख्या तो दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना है। ग्रामीण, हाँ दोस्तों हम पढ़ रहे थे एक दिन, ग्रामीण वाला ज्यादा है दोस्तों। ग्रामीण गांव में दोस्तों जनसंख्या ज्यादा रहती है 75.1%। शहरों में दोस्तों लोग कम बसते हैं 24.9%, ही ना, 24.9% जनसंख्या शहरों में। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है दोस्तों, आंसर क्या होगा यहाँ पे, कोटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर बताना है। वैसे दोस्तों राजस्थान की साक्षरता, अगर क्वेश्चन इतना ही आए कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी परसेंट है, तो हम क्या बताएंगे कि 66.11% है। अगर कि सुना जाए राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता, वैसे 79 है, वैसे दोस्तों 79 है पुरुषों की साक्षरता, ना 79 दोस्तों। ओके, पुरुषों की साक्षरता दोस्तों दर। इधर देखो बात करें महिलाओं की साक्षरता दर 52.12%। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो कि कोटा में सर्वाधिक है। कोटा में सर्वाधिक है दोस्तों, कोटा में क्या है, सर्वाधिक है, ठीक ना, कोटा में सर्वाधिक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जालोर में सबसे कम है दोस्तों, जालोर में महिलाओं की साक्षरता क्या है दोस्तों, जालोर में न्यूनतम है दोस्तों, जालोर में क्या है, न्यूनतम है, ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है। आसान क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन को तो चुटकियों में उड़ाना है आपको। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, राजस्थान का दोस्तों मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो भाग है, जैसलमेर वाला एरिया है, 61% यहाँ पर दोस्तों टोटल क्षेत्रफल है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे तो कितने परसेंट जनसंख्या, 40% जनसंख्या। राजस्थान का 2/3 भाग यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल दोस्तों, 2/3 दोस्तों क्षेत्रफल यहाँ पे। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या बताइए कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। वैसे राजस्थान की जनसंख्या 6,85,00,000, 6,85,00,000 और 48,437। ये दोस्तों 2011 का डाटा था। 2011 के दोस्तों ये क्या था, डाटा था, जनसंख्या का बता रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पे कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब है ना, कई बार है ना क्वेश्चन ये आता है कि भारत की जनसंख्या कितनी परसेंट है, राजस्थान की जनसंख्या भारत की कितनी परसेंट है। भारत की दोस्तों बताओ जल्दी से, विश्व की कितनी परसेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो आप। विश्व की कितनी परसेंट है, विश्व की तो 1% है,
भारत की कितनी परसेंट है? 5.67, 567 पॉइंट लगा देना बीच में, ठीक है। ये भारत की इतनी परसेंट है, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रफल तो 10% सभी बता देंगे, लेकिन जनसंख्या काफी कम को पता है, 5.67%। चलो यहाँ पे बताना दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। देखो सम्मिलित करना था, एक तरफ खनिज है, एक तरफ खनिज क्षेत्र लिखा हुआ है, पाइराइट, रॉक फास्फेट, बेरिलियम, टंगस्टन। अब देखो सबसे पहले दोस्तों जो आता है ना वो देख लो, यहाँ पे आपको बहुत बार दोस्तों पढ़ाया हुआ है टंगस्टन के बारे में, डेगाना, बाखरी, नागौर लगा दो, डेगाना, बाखरी, नागौर आ जाएगा। टंगस्टन का उत्पन्न दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक होता है। पाइराइट भी आपने पढ़ा है दोस्तों, सलादीपुरा सीकर में, सलादीपुरा सीकर में पाइराइट के भंडार सर्वाधिक है। दो तो पढ़ा है। रॉक फास्फेट भी पढ़ा है आपने, जामर कोटड़ा उदयपुर में, जामर कोटड़ा उदयपुर में रॉक फास्फेट के खनन क्षेत्र है। अब बेरिलियम दोस्तों बांदर सिंदरी लगा देना चाहिए था ना, बांदर सिंदरी अजमेर, बांदर सिंदरी कहाँ पर है? अजमेर में है। सारों के सारों दोस्तों इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर आएगा पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? बताइए जल्दी से। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? सबसे बड़े सोलर पार्क की यहाँ पे बात हो रही है। हाँ भाई जल्दी से दोस्तों लगाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। हम बात करें यहाँ पे भड़ला, जो कि कहाँ पर है? फलोदी में है। देश का, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है? वैसे दोस्तों ये पहले जोधपुर में था, लेकिन अब तो दोस्तों क्या है, फलोदी अलग हो गए ना, तो याद रखना यहाँ पे जोधपुर या फलोदी दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अच्छा दोस्तों, कितने मेगावाट का है? चलिए ये बताइए, ये जो है दोस्तों ये कितने मेगावाट का है? कुल कितना दोस्तों मेगावाट है? 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट का दोस्तों इसकी टोटल क्षमता, इसकी कुल क्षमता। ओके इसकी कुल क्षमता दोस्तों। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से नहीं है? एक देखो ऊर्जा के स्रोत होते हैं ना, एक होते हैं परंपरागत, परंपरागत का मतलब क्या होता है? पहले से चलते आ रहे हैं, परंपरागत, और एक होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत दोस्तों जो अब चल रहे हैं दोस्तों, है ना, जो नवीन स्रोत है ना वो है गैर परंपरागत। अब देखो यहाँ पे बात करें, पवन ऊर्जा अभी की है, बायोगैस अभी की है, जवारी ऊर्जा अभी की, आणविक ऊर्जा दोस्तों पहले से चलती आ रही है। तो ये दोस्तों ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बाकी गैर परंपरागत कौन सा नहीं है? तो आणविक ऊर्जा नहीं है दोस्तों, आणविक ऊर्जा नहीं है। ओके हाँ भाई देखो परंपरागत में और कौन कौन से होते हैं कहोगे सर? जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा ये परंपरागत में आता है। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा दोस्तों, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारे के सारे दोस्तों परंपरागत पहले की से चलते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल टोंक किन नदियों का, किन 3 नदियों का संगम है? राजमहल टोंक, हाँ दोस्तों टोंक में एक स्थान है राजमहल, यहाँ पर 3 नदियां हैं जिनका त्रिवेणी संगम दोस्तों यहाँ पे लगता है। अब देखो इसके अलावा भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनास, बेड़स और मेनाल से कई बार क्वेश्चन आता है। बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा में दोस्तों ना, बिगोद भीलवाड़ा में क्या है इनका लगता है दोस्तों संगम। ओके हाँ भाई देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना? बनास, डाई और खारी, खारी दोस्तों, खारी टोंक, खारी टोंक दिया। देखो बनास तो सभी में आएगा, देखो बनास बनास बनास, ठीक है, लेकिन याद रखना आपको बनास, डाई और खारी। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? चले भाई जल्दी से बताइए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क बागवानी संस्थान, हाँ दोस्तों ये अभी हम पढ़ रहे थे, बीचवाल बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। अच्छा देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऊन मंडी, संगमरमर, राजस्थान का कानपुर, गारमेंट मंडी, गारमेंट मंडी, टेक्सटाइल, मैनचेस्टर, ऐसे क्वेश्चन अब की बार आ रहे थे ना, ध्यान का दोस्तों भीलवाड़ा से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। गारमेंट्स आ जाएगा या मैनचेस्टर लिखा हुआ आ जाएगा, मैनचेस्टर दोस्तों लिखा हुआ आ जाएगा, या टेक्सटाइल सिटी,
टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी। और पता नहीं दोस्तों एक और टाइप से क्या पता कैसे लिखा हुआ आया था, क्वेश्चन जरूर आया था, क्लोथ सिटी आया था, क्या आया था दोस्तों, भीलवाड़ा, ध्यान रखना भीलवाड़ा कपड़ों के लिए दोस्तों है ना, बाकी यहाँ पर सूती वस्त्रों के लिए। बाकी राजस्थान का कानपुर, कोटा को कहते हैं औद्योगिक नगरी राजस्थान की, राजस्थान की दोस्तों औद्योगिक नगरी, औद्योगिक जो नगरी है वो कोटा है, ठीक है, उद्योग ज्यादा है यहाँ पे। और ऊन मंडी बीकानेर है, और संगमरमर दोस्तों किशनगढ़, किशनगढ़ है दोस्तों, यहाँ पे डंपिंग यार्ड है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पर दोस्तों क्या है, डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर दोस्तों। संगमरमर है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, संगमरमर की दोस्तों मंडी है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आएगा 2, 1, 4, 3। चलो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है, बताइए दोस्तों। देखो हाँ, अभी दोस्तों हम कुछ दिनों पहले कल परसों ही पढ़ रहे थे देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में, कि राजस्थान की दोस्तों पहली जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो तो अमर सागर है, अमर रहो अमर सागर, कहाँ पर रहो, जैसलमेर में है ना, 1999 में दोस्तों। वहीं पर बात करें प्रतापगढ़ में दोस्तों, राजस्थान की दूसरी है, इसकी स्थापना 2001 में होती है। तीसरी भी लिख लो चाहे तो, लिखना चाहो तो, बीठड़ी, बीठड़ी कहाँ पर है, फलूदी में, बीठड़ी लिखा है मैंने, फलूदी जोधपुर, ओके, 2001 में इसकी स्थापना होती है, इसकी पहले होती है इसकी बाद में होती है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, देवगढ़ के बारे में पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में बताइए, क्या आएगा आंसर। निम्नलिखित चोटी को दोस्तों ऊंचाई के अनुसार बताना है। देखो कमलनाथ, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, अचलगढ़। हाँ दोस्तों, तो आपको पता है ना दोस्तों, गुरु शेर दिल से जरा आशा से लगा। हाँ दोस्तों, मतलब ये अपनी ट्रिक थी, गुरु शिखर है, शेर चोटी, गुरु शिखर मैंने बता दिया, आप देखो शेर चोटी लिख लेना, 1597 मीटर। कई बार दोस्तों इनका रिवीजन में कराता रहता हूँ आपको। दिलवाड़ा 1442 मीटर है ना। दोस्तों जरा से क्या हो जाएगा, जरगा चोटी। अब ट्रिक याद रहने लगी दोस्तों, अब ये चोटियां याद नहीं रहती है ना। 1431 मीटर दोस्तों। और यहाँ पे अचलगढ़ दोस्तों ना, अचलगढ़ यहाँ पे बात करें दोस्तों 1380 मीटर। देखो यहाँ पे अपना अचलगढ़ दिया हुआ है, लेकिन बाकी तो सारे दोस्तों लिखना ही पड़ेगा हमें। देखो कमलनाथ चोटी है ना, कमलनाथ दोस्तों, कमलनाथ चोटी है, ये उदयपुर में है, ठीक ना। ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर है, 1001 याद हो जाएगा दोस्तों। कुंभलगढ़ के बारे में पता है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है कुंभलगढ़, राजसमंद में, आपको सबको पता है। सिरोही दोस्तों जरूर ध्यान रखना, सिरोही 1017 मीटर, सिरोही अच्छा सिरोही क्या, ऋषिकेश दोस्तों, ऋषिकेश चोटी है सिरोही में है ना। अचलगढ़ ये दोस्तों 1380 मीटर मैंने बता दिया, सिरोही में ये भी, ठीक ना। ये दोस्तों कहाँ पर है, सिरोही में है। ओके, अब देखो इसको लगा लेना आप, इसका 1380 मीटर यहाँ पे भी लिख देते हैं। चलिए अब क्या करना है, ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, मतलब सबसे छोटी चोटी कौन सी है, कमलनाथ है, मतलब ए ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे स आएगा, फिर ब आएगा, फिर द आएगा, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोपेन के अनुसार गंगानगर जलवायु प्रदेश कहाँ किसमें शामिल है, गंगानगर है। हाँ दोस्तों देखो गंगानगर आए, जैसलमेर आए दोस्तों, ये अपने यहाँ पे बीकानेर आए है ना। BWHW जो जलवायु प्रदेश है ना राजस्थान का, BWHW दोस्तों जलवायु प्रदेश, जहां पर वनस्पति दोस्तों पाई जाती है, जहां पर वनस्पति पाई जाती है, जीरो फाइट्स है ना, जीरो वनस्पति, जीरो फाइट्स दोस्तों मरुद्भिद जिसे कहा जाता है, जिसे मरुद्भिद कहते हैं। ओके दोस्तों ध्यान रखना, वर्षा यहाँ पर कम होती है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा यहाँ पर ज्यादा होती है, वर्षा की मात्रा यहाँ पे कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की जाती है राजस्थान में, बताइए जल्दी से। राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी, हाँ, और जो भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेस्ट सीरीज के लिए लॉगिन हिस्ट्री का ऐप डाउनलोड कर लेना, ढंग से दोस्तों टेस्ट लगाइए और तैयारी कीजिए, एग्जाम पास में आ गई आप लोगों की। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी, आंसर क्या आएगा यहाँ से, 2021 में। हाँ दोस्तों, जुलाई 2021 में,
देखो पर्यटन से रिलेटेड दोस्तों ध्यान रख लेना कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बात करें यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो पर्यटन परिपथ कितने राजस्थान में 10 है। एक है पर्यटन निदेशालय। देखो दोस्तों 2-4 दिन में क्या है, 2-4 दिन बाद में क्या है, आपको टॉपिक वाइज भी 2-4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवा दूंगा मैं। ओके 1955 में, और विभाग की स्थापना 1956 में। और दोस्तों बात करें यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है विकास निगम, पर्यटन विकास निगम RTDC वाला क्वेश्चन आता है 1979 में इसकी स्थापना। ओके देखो अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं लिखा हुआ, कौन सा यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ। हाँ पहला दिया हुआ है यहाँ पे चंबल परियोजना, माही बजाज सागर, इंदिरा गांधी भाखड़ा नांगल परियोजना। चंबल तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, 50-50 दोस्तों नहीं ना, 50-50 अनुपात योग, मतलब 50% इसमें क्या है दोस्तों योगदान है। माही बजाज सागर राजस्थान का कम है 45, गुजरात का दोस्तों ज्यादा है 55। 2 ही राज्यों की परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। अभी बहुत बार ये पेपर में आ रहा था क्वेश्चन, बांसवाड़ा, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों कहाँ पर है ये, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इंदिरा गांधी और भाखड़ा नांगल, अब ये दोनों तो सही लिखे हुए हैं, आंसर बताना था, सही नहीं लिखा हुआ। भाखड़ा नांगल पता है आपको, राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है, राजस्थान का हिस्सा है 15.22% इसमें, सही बात है ना। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन सी देखो क्यों है, क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों, राजस्थान ही आएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा जिला सिद्धमुख भाखड़ा परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता। सिद्धमुख की जो भाखड़ा परियोजना है इससे सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता। आंसर क्या आएगा आपका, बताइए जल्दी से। देखो हनुमानगढ़ तो करता है, चूरू भी करता है, ये दो तो हम पढ़ते हैं कई बार, ये दो तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिद्धमुख से दो तो बहुत बार आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों गंगानगर भी हो जाएगा इसी में, लेकिन बीकानेर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बीकानेर आंसर हो जाएगा, बीकानेर यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर जो बता रहे बिल्कुल सही है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना, हाँ दोस्तों बताइए जल्दी से। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1985 में की जाती दोस्तों। 1985 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना होती है। रेडा सुना आपने रेडा के बारे में, रेडा जिसका दोस्तों मर्ज कर दिया गया था, फिर जिसका मर्ज दोस्तों कर दिया गया था अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो निगम लिमिटेड है ना, निगम लिमिटेड, इसमें है ना इसका मर्ज हो गया था 2002 में, 2002 में दोस्तों। ये 1985 में इसकी स्थापना होती थी, वैसे इसकी स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों। तो दोनों तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर नहीं है। टोडगढ़ रावली, अभी तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, टोडगढ़ रावली कहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ था राजसमंद, तो राजसमंद में तो है ही है दोस्तों, पाली में भी है, अजमेर में भी है, तीनों जिलों में ये है, लेकिन टोंक में तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जलवायु के बारे में बताओ भाई जल्दी से, राजस्थान की जलवायु के बारे में बताना है। नीचे ऑप्शन है क्या, हाँ दोस्तों नीचे ऑप्शन भी है, नीचे ऑप्शन भी है, नीचे और ऊपर, ऊपर ऑप्शन, ऊपर क्वेश्चन देख लो एक बार। अब सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर। पूर्व से पश्चिम दोस्तों ना, पूर्व से दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण से उत्तर की ओर, बिल्कुल सही बात दोस्तों, है ना एकदम। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। हाँ, रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजस्थान का दैनिक तापांतर ज्यादा है, राजस्थान में वार्षिक तापांतर भी अधिकतम है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान से 49, भाई साहब 49 क्या दोस्तों, अब की बार की जो गर्मियां थी ना, इनमें तो 49 भी दोस्तों कुछ नहीं लग रहा था। हाँ सुना नहीं था दोस्तों आपने, मतलब तापमान बहुत ज्यादा हो रहा था
51 52 दोस्तों जा रहा था। मतलब यहाँ पे तीनों सही है, 3 खतन है, तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा वापस से देख लो भाई, विचार करो जल्दी से, है ना। चलो विचार कर लो, आप क्वेश्चन पर विचार करना है। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गग्गर का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अरे दोस्तों देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखो, बाकी देखो सही है। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश में है। गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन, ये राजस्थान का जो पश्चिमी जो प्रदेश है ना दोस्तों, उसमें शामिल है। ये पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों ये आते हैं, गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन। गिरवा तो उदयपुर है, हाँ गिरवा दोस्तों उदयपुर है, पहला और दूसरा सही है। घग्गर का मैदान तो गंगानगर में है सर, गंगानगर में, हाँ बिल्कुल गंगानगर में है। और कहां पर है? हनुमानगढ़ में है सर, बिल्कुल सही बता रहे हो आप तो, हनुमानगढ़ में दोस्तों, ठीक है। मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है दोस्तों ना, घग्गर का मैदान थोड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। 56 का मैदान दोस्तों यहाँ पर क्या है? 56, हाँ दोस्तों वो 56 है, ये घग्गर है। वो 56 ये घग्गर है ना, थोड़ा सा बस इतना सा डिफरेंस रह गया, 56 और घग्गर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए दोस्तों, चलिए बताइए जल्दी से, ये क्या हुआ? हाँ अब लगाया आंसर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र दोस्तों। सबसे पहले है झुंझुनू में, तो कौन सा है कहोगे सर? बीड़। हाँ नागौर में गोगे लाव है, लाव दोस्तों ना, ये लाव कहां पर है? नागौर में है, गोगे लाव। जोधपुर में और बीकानेर में बताओ तो जल्दी से। अभी यहां पर थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजिंग कर हो सकते हैं। जोधपुर में कौन सा है? गुड्डा है क्या? हाँ गुड्डा बिश्नोइया। और जोड़बीड़ दोस्तों, अरे बहुत आसान था, जोड़बीड़ तो बीकानेर में, तो जोधपुर दोस्तों ऑटोमेटिक लग जाता अपना। चलो है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर है मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1, क्या बात है, 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 यहाँ पे राइट आंसर है। कोलाइट लिफ्ट नहर के बारे में क्वेश्चन है। कोलाइट, हाँ दोस्तों कोलाइट के बारे में क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? कोलाइट लिफ्ट नहर जो कि दोस्तों ये, हाँ कोलाइट लिफ्ट नहर कहाँ, इसका नया नाम क्या है? कोलाइट तो बीकानेर में है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना नया नाम क्या है, वो है इसका नया नाम करणी सिंह लिफ्ट नहर। करणी सिंह लिफ्ट नहर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर दोस्तों फलूदी, ये दोस्तों मैं इसके बारे में बता रहा हूँ ना, ये जो कोलाइट है ना इसके बारे में बता रहा हूँ, बीकानेर। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे वीर तेजाजी लिफ्ट नहर दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? अच्छा इसका नाम दोस्तों बागड़सर, बागड़सर, बागड़सर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर, ठीक ना, गजनेर लिफ्ट नहर दोस्तों, गजनेर लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर दोस्तों, पन्नालाल बारूपाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना में से कौन सा सही नहीं लिखा हुआ? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बताइए जल्दी से। हाँ ताप विद्युत परियोजना में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कवई, काली सिंध, गिरल, कपूरडी, जालिफा। कवई तो 12 में है, कवई दोस्तों कहां पर है? 12 में दोस्तों। काली सिंध झालावाड़ में है दोस्तों, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। कपूरडी जालिफा बाड़मेर में है, सही लिखा हुआ, लेकिन गिरल तो कहां पर है सर? बीकानेर में, तो पलाना है, पलाना बीकानेर में। गिरल कहां पर है? फिर गिरल है बाड़मेर में, गिरल दोस्तों बाड़मेर में। आंसर सभी का ऑप्शन सी आ रहा है? नहीं सर, ऑप्शन डी याद दिया हुआ यहाँ पे, तो हाँ इसको सी कर लेते हैं। चलिए देखो यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है ना सभी का, 3 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं था? जेके व्हाइट, जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, श्री सीमेंट, बिड़ला व्हाइट सीमेंट। हाँ दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले जेके सीमेंट के बारे में बात करें। जेके सीमेंट है नीमबाड़ा चित्तौड़ में, सही बात है ना। मंगलम सीमेंट दोस्तों मोडक कोटा में दोस्तों, है ना।
श्री सीमेंट ब्यावर में दोस्तों, श्री सीमेंट ब्यावर में। फिर गलत क्या है, बिड़ला व्हाइट सीमेंट, हाँ खारिया खंगार। कौन सा खंगार है ये, खारिया खंगार है, ठीक ना, खारिया खारिया खंगार है। कहां पर दोस्तों, ये जोधपुर में है सर, बिल्कुल जोधपुर में है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया दोस्तों। वो बिड़ला सीमेंट वर्क्स, वो चित्तौड़ वाला दोस्तों, ध्यान रखना। एक सुनाता ना आपने पढ़ा होगा बिड़ला, ये दोस्तों देखो है ना, ये बिड़ला आएगा बी से छोटा बी, ला बिड़ला सीमेंट। भाई साहब लिखने में दोस्तों क्या हो रहा है ये, हाँ चलो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, बिड़ला सीमेंट लिख रहा हूं, बिड़ला सीमेंट वर्क्स दोस्तों कहां पर है, हाँ तो ये है चित्तौड़ में, ये दोस्तों चित्तौड़ में है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, नदी और उत्पत्ति स्थान। एक तरफ नदी है, एक तरफ उत्पत्ति स्थान है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखो, हाँ ऑप्शन नंबर ए बनास खमनोर की पहाड़ी। चलिए भाई हो गया क्वेश्चन, पहला ही दोस्तों यहाँ पे सही लिखा हुआ था, बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ओके बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा दोस्तों। बाकी देखो यहाँ पे सागी जाखम सोम, आप लोग कमेंट कर देना इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। चलो भाई एक और क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा सही सम्मिलित है, काली सिंध, ब्राह्मणी, मेज। और बात करें यहाँ पे दोस्तों देखिए कोठारी, अच्छा काली सिंध तो केवल झालावाड़ में है दोस्तों, काली सिंध नदी तो है ना। मेज नदी दोस्तों, ब्राह्मणी नदी देखो ये भीलवाड़ा में है, मेज नदी भीलवाड़ा और बूंदी। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए था ना यहाँ पे, हाँ ऑप्शन सी यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कोठारी उदयपुर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा अपना। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से कहां तक चलती है, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से कहां तक, मुनाबाव दोस्तों ये मुनाबाव कहां पर है, बाड़मेर में, बाड़मेर में, ठीक है। तो दोस्तों ये खोखरा पार, ये खोखरा दोस्तों ये पार से पाकिस्तान, ध्यान रखना पाकिस्तान तक चलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की जाती है। अब देखो सड़क योजना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और क्वेश्चन दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन निगम आता ना बहुत बार क्वेश्चन है ना। 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना होती है। सड़क योजना, राजस्थान में सड़क योजना दोस्तों लाई जाती है। सड़क योजना किस वर्ष लागू की जाती है बताओ जल्दी, 2005 में, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 2005 में, 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब जानते हो, मतलब 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। 100% उत्पादन दोस्तों, 100% उत्पादन कहां पर होता है ना, उसे कहते हैं एकाधिकार। इसका केवल एक ही अधिकार है, संधि विच्छेद कर लिया करो। रॉक फास्फेट, तांबा, अभ्रक, वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट ऑप्शन नंबर डी आएगा, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। वोलेस्टोनाइट यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे, उत्पादन की बात हो रही है दोस्तों। मतलब वैसे दोस्तों खनिज टोटल देखो वैसे दोस्तों कितने थे, उनमें से दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आया हुआ था और मैंने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, इसलिए 57 होगा। वर्तमान में वैसे 58 प्रकार के दोस्तों, वर्तमान में 58 प्रकार का दोस्तों खनन हो रहा है। ओके कितने में से दोस्तों बताइए जल्दी से, हाँ 81-82 में से दोस्तों, ठीक ना, 58 प्रकार से वर्तमान में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हाँ देख लो, राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताओ जल्दी से कहां स्थापित किया गया था। अभी बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा था। रावतबाटा चित्तौड़, ऑप्शन नंबर डी आएगा, रावतबाटा चित्तौड़ में दोस्तों राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1972 से यहां पर उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, दूसरा दोस्तों प्रस्तावित है बांसवाड़ा में,
प्रस्तावित कहां पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है ना। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? बताइए, राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? आंसर क्या आएगा आपका? अच्छा, नई सौर ऊर्जा नीति। और एक क्वेश्चन आता है राजस्थान की पहली, एक क्वेश्चन इतना ही आता है राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति, पहली सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? पहली आए 2011, नई आए 2019। ठीक है, ओके 2019। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? चलिए बताइए जल्दी से, सौर वेधशाला कहां पर है? एक बार जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हैं लाइक कर दियो आप भी इस क्लास को, है ना। अरे लाइक शेयर करने में ऐसे बताइए नुकसान थोड़ी ना हो रहा है आपको, हो रहा है तो मत करो चाहिए। बाकी देखो रेगुलर ये सेशन हो रहा है 8 बजे, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुंचाए आपके पास में, है ना। सौर वेधशाला कहां पर है दोस्तों? एक आता है क्वेश्चन सौर ऊर्जा से संचालित नाव है, दोनों ही दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में है। वैसे सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव है ना, नाव दोस्तों ये कहां पर है? तो ये पिछोला में है, पिछोला लेक, पिछोला झील दोस्तों, ठीक ना। पिछोला झील कहां पर है? ये उदयपुर में, उदयपुर में दोस्तों। और सौर वेधशाला कहां पर है? फतेह सागर झील में। ये कहां पर दोस्तों? ये है फतेह सागर झील में, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, ठीक है। फतेह सागर झील दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं गुजरता है, बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से किस जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता? किस जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता? देखो स्वर्णिम चतुर्भुज की दोस्तों बात करें ना, हाँ करें बात इसकी, NH48 और NH27 पे। इसमें दोस्तों राजस्थान के NH48 है और NH27 है, और ये जाता है अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा से, लेकिन राजसमंद से नहीं जाता। ऑप्शन डी आएगा यहाँ से, राजसमंद से नहीं जाता, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तीनों जिलों के बारे में आपको ध्यान रखना है, अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। पूर्व से पश्चिम गलियारा कौन से राजमार्ग के रूप में है? अब दोस्तों जरूरी थोड़ी ना पूर्व से पश्चिमी आए, तो फिर क्या आएगा सर? उत्तर से दक्षिण भी आ सकता है, उत्तर से दक्षिण गलियारा भी आ सकता है। चलो तो फिर पहले पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम गलियारा राजस्थान में, फिर बता दो उत्तर से दक्षिण। दोस्तों देखो पूर्व से पश्चिम गलियारा ये NH27 पर, उत्तर से दक्षिण गलियारा NH44। भारत का सबसे लंबा है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। अपने राजस्थान का दोस्तों धौलपुर जिला, धौलपुर से जाता है ये, धौलपुर से दोस्तों ये जाता है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम ये दोस्तों इधर है भारत के गुजरात से असम तक, ठीक ना, गुजरात से असम तक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी अगला क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? बताओ भाई जल्दी से। हाँ हवाई अड्डा तो पता होगा आपको राजस्थान में, हाँ हवाई अड्डा देखो किशनगढ़ में तो है दोस्तों, किशनगढ़ में याद करो दोस्तों, किशनगढ़ में हवाई अड्डा है। हाँ कांच से दोस्तों, कांच से बना है ना ये किशनगढ़ वाला हवाई अड्डा, देखा हो तो, अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों देख लेना बाद में, है ना, कभी जानना हो तो। किशनगढ़ अजमेर में, नाल बीकानेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, भोपालगढ़ में, कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी देखो भोपालगढ़ दोस्तों, ये बीच में ही घुस रहा है यहाँ पे, हाँ इसका कोई काम ही नहीं है, हटा दो इसे। अच्छा और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? सांगानेर वाला है, सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों जयपुर में है ना, जयपुर में दोस्तों। इसके अलावा एक नाडा दोस्तों, नाडा था ना, राता नाडा, राता नाडा दोस्तों, ये जो राता नाडा है ये जोधपुर में है। और बताइए और कौन सा है? डबोक, डबोक दोस्तों उदयपुर में, उदयपुर में ना डबोक। चलो देखो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाल बीकानेर में दोस्तों, नाल ध्यान रखना, नाल जरूर ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर में। एक और था ना दोस्तों उत्तरलाई बाड़मेर में, उत्तरलाई जो कि बाड़मेर में दोस्तों, ठीक ना, कहां पर है? बाड़मेर में। ये लो देखो दोस्तों, जो वो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो तो मैंने बता दिया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डब्बोक वाला महाराणा प्रताप वाला दोस्तों, ये महाराणा प्रताप भी ध्यान रखना, उदयपुर में। रेलवे प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? रेलवे प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों?
चले लगाइए आंसर। अभी देखो दोस्तों हम साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं, तो किसी को क्लास से बाहर नहीं जाना है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा शानदार है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। बताओ आंसर क्या होगा। चले दोस्तों देखो यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा आप लिख लेना, रेलवे प्रशिक्षण क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों, नहीं ना, इसको दोस्तों थोड़ा सा सही लिख लेना। क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आता है भारतीय रेल अनुसंधान एंड प्रशिक्षण केंद्र। अब ना गलती करोगे तो बड़ी गलती हो जाएगी। केंद्र देख लो, आज दोस्तों लिखने में कितनी अशुद्धियां हो रही है ना, केंद्र लिखना था, केंद्र लिख रहे हैं। ये पंचपदरा दोस्तों, ये पंचपदरा बाड़मेर में, ठीक ना दोस्तों, ये कहां पर है? बाड़मेर में। चलो देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है? ये तो बहुत आसान है आपके लिए, इतनी बार करा दिया कि अब तो आसान लगने लग गया होगा आपको। मनुष्य में दोस्तों लिंग का निर्धारण दोस्तों, है ना, लिंग का निर्धारण दोस्तों, हाँ आपको पता है यहाँ पे मनुष्य के पास में गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य के पास में गुणसूत्र होते हैं 46 में दोस्तों जो लिंग गुणसूत्र है ना, लिंग गुणसूत्र दोस्तों, लिंग गुणसूत्र है जो कि यहाँ पे बात करें तो एक तो अक्ष है और एक अक्ष वाई है। अक्ष ये महिला और अक्ष वाई दोस्तों पुरुष। तो अक्ष वाई यहाँ पर आंसर होगा। लिंग का निर्धारण अक्ष वाई वाले पर डिपेंड होता है। अक्ष वाई, अगर वाई दोस्तों नहीं आएगा तो लिंग निर्धारण दोस्तों मतलब यहाँ पर वाई डिनोट कर दोस्तों पुरुष वाले में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? बताओ जल्दी से दोस्तों, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? अनुवांशिकी, कोशिका जीव विज्ञान, जैव विकास, प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन सीईटी में है ना पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों, पुनेट वर्ग में किसका अध्ययन करते हैं? चलिए बताओ जल्दी से, पुनेट वर्ग दोस्तों, हाँ ये अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है इसमें, अनुवांशिकी का इसमें अध्ययन करते हैं। ओके, अनुवांशिकी का दोस्तों इसमें क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है यहाँ पे, केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? डोगमा, केंद्रीय डोगमा सिद्धांत था ना, रिवर्स सिद्धांत दोस्तों, यहाँ पे बताओ जल्दी से। इसके लिए जो 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? डेविड बाल्टीमोर दोस्तों, डेविड नाम लिखना पूरा, डेविड बाल्टीमोर है ये, यहाँ पे बोल्टी लिखा हुआ आ गया। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, 1975 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? हाँ लगाइए आंसर क्या आएगा दोस्तों। देखो हम बात करें ड्यूरालुमीन में, है ना, ड्यूरालुमीन में 95% होता है एल्यूमिनियम, और इसी का यूज करते हैं हवाई जहाज की बॉडी बनाने में। बाकी इसमें और भी दोस्तों जैसे 4% इसमें कॉपर होता है, कॉपर मतलब तांबा होता है। ओके, तो हवाई जहाज की बॉडी बनाने में दोस्तों किसका यूज करते हैं? ड्यूरालुमीन का, और 95% इसमें होता है एल्यूमिनियम। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिनों तक संग्रहित करते हैं? बताइए दोस्तों, बताइए आंसर क्या आएगा यहाँ पे। ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात हो रही है, रक्त को कितने दिनों तक दोस्तों संग्रहित किया जाता है? रक्त को संग्रहित कितने दिनों तक करते हैं? हाँ भाई देखो यहाँ से आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों, देखिए आंसर बताइए जल्दी से। 35 से दोस्तों 45 दिन तक, वैसे है ना 42 दिन भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ओनली 42 दिन, ओनली 42 दिन भी दोस्तों ऑप्शन में मिल सकता है। ब्लड का दोस्तों ट्रांसफ्यूजन, ओके, ब्लड का दोस्तों ट्रांसफ्यूजन क्या होता है ना, तो उसके लिए दोस्तों रक्त को संग्रहित कर सकते हैं इतने दिनों तक। ओके नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, रक्त कोशिकाएं
रक्त कोशिकाएं जो शरीर को क्या करती है, सूक्ष्म जीवों से बचाती है, अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, वे कौन सी कोशिकाएं होती है? हाँ, रक्त कोशिकाएं जो अपने शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाती है, मतलब एक प्रकार से एंटीबॉडी की तरह कार्य करती है। एंटीबॉडी मतलब दोस्तों रोगाणु से बचाने का काम करती है। श्वेताणु, WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं भी लिख लो चाहे तो दोस्तों ये भी लिख लो WBC, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रुधिर में प्रति स्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संकीर्ण को रोकता है, कौन सा है बताइए? रुधिर में प्रति स्कंदक बताइए जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संकीर्ण को दोस्तों रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है पता है? रक्त का थक्का जमाने का काम होता है, ध्यान रखना। ये रक्त का थक्का जमाता है, और ये एक होता है दोस्तों जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता। एक दोस्तों वह पदार्थ होता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता दोस्तों, नहीं बनने देता। विटामिन के भी तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, याद होगा आपको? हाँ, नहीं बनने देता। हिपेरिन है दोस्तों, वो हिपेरिन, ठीक है ना, वो है दोस्तों हिपेरिन। ओके, जो खून को स्कंदित होने से रोकता है, खून को स्कंदित होने से दोस्तों रोकता है, मतलब रक्त का थक्का जमाने दोस्तों नहीं देता ये। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिस्कंदक, एंटी प्रति, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहां से आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सबसे देखो कौन सा मस्तिष्क का एक अंग है, कौन सा मस्तिष्क का एक अंग है जो सबसे बड़ा होता है बच्चों में, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ में यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? क्या आएगा आपका आंसर दोस्तों? बताइए जल्दी से। थाइमस, जिससे थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। जैसे दोस्तों जैसे बुढ़ापा आता है, ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, थाइमस ग्रंथि दोस्तों ये लुप्त हो जाती है। लिख लेना दोस्तों, मतलब क्या था क्वेश्चन का कि बुढ़ापा आने के साथ दोस्तों ये जो ग्रंथि है वो हो जाती है लुप्त, सिकुड़ जाती है दोस्तों। पहले बड़ी रहती है, फिर दोस्तों ये सिकुड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, हाँ दोस्तों ये थाइमस ग्रंथि बिल्कुल सही है, थाइमस ग्रंथि है। तो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशय के द्वारा स्थापित नहीं होता? अग्नाशय के द्वारा स्थापित नहीं होता, आराम से लगा सकते हो क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन आ गया ये तो, है ना। अरे आसान क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बड़ा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकागोन, इंसुलिन, रिलैक्सिन, सेमेटोस्टेरिन। एग्जाम में क्या ना क्वेश्चन स्पेशल आया हुआ है एग्जाम में, सेमेटोस्टेरिन हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। नाम जरूर ध्यान रखना दोस्तों आप, हाँ जरूर ध्यान रखना नाम सेमेटोस्टेरिन हार्मोन के बारे में, अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन। इंसुलिन भी है, ग्लूकागोन भी है, रिलैक्सिन तो दोस्तों प्रसव के समय ये मदद करता है, प्रसव के समय दोस्तों ये मदद करता है। तो लिख लेना, प्रसव के समय मदद करने वाला जो हार्मोन दोस्तों रिलैक्सिन है ये, ठीक है ना, रिलैक्सिन। तो ये तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग कौन सा होता है बताइए? निम्नलिखित में से मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग कौन सा होता है? एक अवशेषीय अंग होता है अकल दाढ़। अकल दाढ़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, अकल दाढ़ यहाँ पे हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। अवशेषीय अंग होता है दोस्तों अकल दाढ़, अकल वाली जो दाढ़ होती है दोस्तों, जाड़, जाड़ कहते हैं, दाढ़ लिखा हुआ यहाँ पे, दाढ़ भी बोलते हैं उसे। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? अब यहाँ पे है ना वयस्क पुरुष के बारे में लिखा हुआ आ गया। हाँ दोस्तों, हमने दोस्तों साइंस की क्लास में ये पढ़ा है कि फीमेल में कितना होता है हीमोग्लोबिन दोस्तों, तो आपने कहा था कि सर 12 से 14 होता है, लेकिन यहाँ पर पुरुष के बारे में दोस्तों वैसे 14 से 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 से 18 दिया हुआ है ग्राम प्रति 100 ml। तो हम इसको मानेंगे दोस्तों राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जापानी इंसेफेलाइटिस नाम का कारक, जापानी इनसे ये देखो, हाँ जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है दोस्तों?
अच्छा, जापानी इंसेफेलाइटिस दोस्तों, ये जो रोग होता है ना, ये कौन सा मच्छर का इसका वाहक है? मादा क्यूलेक्स वाहक है इसका, मादा क्यूलेक्स, क्यूलेक्स दोस्त, क्यूलेक्स। ये देखो दोस्तों ना, आज तो बड़ी मिस्टेक हो रही है लिखने में। क्यूलेक्स दोस्तों इसका क्या है? मादा क्यूलेक्स दोस्तों इसका वाहक है। ओके, ये मच्छर दोस्तों इसका क्या है? वाहक है। और विषाणु से दोस्तों, वायरस से होता है ये रोग है, और ये अपने मस्तिष्क को प्रभावित करता है डायरेक्ट। मस्तिष्क को दोस्तों ये क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे आंसर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? एक दो क्वेश्चन और है, लास्ट क्लास देख लेना सभी साथी। कौन सी? अच्छा, ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों नाइट्रेट्स के कारण होता है। नाइट्रेट्स के कारण से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स, देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक नहीं दोस्तों, अभी तो एक दो क्वेश्चन और है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, और ये तो इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन समझेंगे आप लोग। प्रोटीन कुपोषण है, प्रोटीन कुपोषण दोस्तों मेरस्मस यहाँ पे हो जाएगा। थायमीन की कमी तो बेरी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी दोस्तों रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। और लोहे की कमी से अरक्ता, रक्त की कमी। हाँ दोस्तों समझ गए यहाँ पे क्वेश्चन? अरे बताओ जल्दी से, सभी का आंसर, सभी का, बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे देखो क्या आएगा, पहले में आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर दोस्तों 1, फिर 3। कौन सा रोग जीवाणु जनित है? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जीवाणु से होने वाला रोग है? अब हेपेटाइटिस के बारे में मत कह देना। हेपेटाइटिस दोस्तों इपिडेना वायरस के कारण से होता है। इपिडेना वायरस के कारण से होता है। वायरस का मतलब हो गया विषाणु से होता है, ठीक ना। हेपेटाइटिस बी दोस्तों ये पीलिया ही तो होता है ना, पीलिया, यकृत संबंधी जो रोग होता है उसी को कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में लिखा हुआ है। एड्स दोस्तों HIV वायरस, HIV वायरस। कोरोना तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 वायरस दोस्तों ये वायरस था। टाइफाइड दोस्तों साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला नेला, हाँ साल्मोनेला टाइफी, जीवाणु के कारण से दूसरी ना, जीवाणु के कारण से ये रोग होता है। मतलब जीवाणु से होने वाला रोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और दोस्तों ये आज का अपना सेशन जो कि करते हैं हम यहाँ पर कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे क्लास थी, पता चल गया आपको, रिकॉर्डेड थी, है ना। तो आज दोस्तों मैं नहीं लगा पाया क्लास देखो, लेकिन मतलब लाइव नहीं लगा पाया, लेकिन दोस्तों फिर भी पूरी कोशिश की है आपके लिए एक शानदार कंटेंट देने की, अच्छे इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन लाने की। और अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो दोस्तों बता देना लास्ट में अब यहाँ पे कमेंट करके कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ओके, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम भी दोस्तों ज्वाइन कर लेना, लॉगिन हिस्ट्री के नाम से बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज लेने के लिए लॉगिन हिस्ट्री का जो ऐप है, लॉगिन हिस्ट्री का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना और अच्छी तैयारी करो। एग्जाम के काफी कम दिन बचे हैं, तो दोस्तों ये मत देखो कि क्लास लाइव है, क्लास रिकॉर्ड है, कुछ भी हो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। और हम दोस्तों क्लास छोड़ नहीं रहे, आपके लिए रेगुलर यहाँ पे क्लासेस चलती रहेगी। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट कल वाली क्लास में। चलिए।